हेलो फ्रेंड्स, ये वेब डेवलपमेंट का 9th वीडियो है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फैब आइकन, हेड एलिमेंट, बेस एलिमेंट, मेटा एलिमेंट और कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे एलिमेंट कितने प्रकार का होता है, ब्लॉक एलिमेंट किसे कहते हैं, इनलाइन एलिमेंट किसे कहते हैं। ठीक है, HTML फैब आइकन। ठीक है, यहाँ देखो क्या लिखा गया है। A fab icon image is displayed to the left of the page title in the browser tab। जो फाइव आइकन होता है सिंपल तुम्हारा इमेज ही होता है, लेकिन कहाँ दिखाई देता है वो, ब्राउजर टैब में दिखाई देता है। और कहाँ पे, पेज टाइटल के लेफ्ट में दिखाई देता है। चलो इसको एग्जांपल समझते हैं। यहाँ पे जाएंगे हम। यहाँ देखो, ये तुम्हारा कैनवा वेबसाइट है, ये तुम्हारा टाइटल हो गया और बगल में ये तुम्हारा फैब आइकन है। उसी तरह से तुम्हारा फिग्मा वेबसाइट है और बगल में ये तुम्हारा आइकन है। ठीक है, उसी तरह से तुम्हारा google.com है, ये तुम्हारा टाइटल हो गया और ये तुम्हारा आइकन हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल में देखोगे तो ये तुम्हारा दिन यहाँ पे। तो जो फैब आइकन होता है उसको कहाँ पे लिखते हैं, तो उसको हम हेड टैग के अंदर लिखते हैं। हेड टैग ओपन करेंगे यहाँ से और हेड टैग यहाँ से क्लोज करेंगे। ठीक है, और उसके बीच में अपना हम इस टैग को लिखेंगे। तो चलो इसको कोडिंग करके दिखाते हैं। हम अपने कोड में आएंगे, यहाँ पे फोल्डर बनाएंगे वीडियो 9। फाइल का नाम रहेगा फैब मेटा .html। उसके बाद से शिफ्ट दबाएंगे, 1 दबाएंगे। इसको दबाने के बाद अगर टैब दबाओगे तब भी ये ऑटो कंप्लीट होगा, इंटर दबाओगे तब भी ये ऑटो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर से जो ये 2 लाइन है इसको हम हटा लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आएंगे हम और डिव लेंगे। डिव लेने के बाद यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखने के बाद राइट क्लिक, ओपन विथ लाइव सर्वर। ये तुम्हारा वेबसाइट ओपन होके क्या लिखा है, डॉक्यूमेंट लिखा है जो तो आपका टाइटल है। और इसके बगल में देखो तो यहाँ पे कुछ नहीं है। अगर यहाँ पे तुमको इमेज लगाना होगा तो हम क्या करेंगे, एक टैग होता है जिसको टाइटल टैग के बाद, मतलब हेड टैग के अंदर टाइटल टैग के बाद लिंक टैग को लिखना पड़ता है। ठीक है, तो पहला एट्रीब्यूट है रिलेशन, और यहाँ लिखना पड़ेगा हमको आइकन, और यहाँ पे href लिखना पड़ता है दूसरा एट्रीब्यूट। इक्वल करके डबल कोट के अंदर हम यहाँ पे उस इमेज का लिंक देते हैं जिस इमेज को यहाँ पे दिखाना होता है। तो जो नॉर्मल हमारे पास इमेज होता है उस इमेज को लिंक देंगे तो दिखाई नहीं देगा वो। ठीक है ना, तो हम क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारे पास इमेज है जिसको यहाँ पे लगाना होगा उसका फैब आइकन जनरेट करना पड़ता है। तो फैब आइकन जनरेट करने के लिए हम सर्च करना पड़ेगा फैब आइकन जनरेटर। इंटर करोगे, इसमें जो पहला लिंक आएगा फैब आइकन जनरेटर, इसके ऊपर क्लिक करेंगे हम। यहाँ क्लिक करने के बाद स्क्रॉल डाउन करो, यहाँ लिखा है ना PNG to ICO, इसके ऊपर क्लिक करेंगे हम। यहाँ क्लिक करने के बाद स्क्रॉल डाउन, फिर इसके ऊपर क्लिक करेंगे हम। यहाँ देखो क्या लिखा है, ड्रैग एंड ड्रॉप योर फाइल हियर और क्लिक हियर टू अपलोड, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके कंप्यूटर में जहाँ पे इमेज होगा वहाँ पे जाएंगे तो हमारे कंप्यूटर में डाउनलोड में इमेज है, और जिस इमेज को करना होगा सिलेक्ट, उसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे हम ओपन कर लेंगे। तो उस इमेज का फैब आइकन बन के तैयार हो जाएगा, और उसको डाउनलोड करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा। तो हमारा फैब आइकन डाउनलोड होने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे, जो भी हमारा ये फाइल, जो भी हमारे फोल्डर है ये जिप फोल्डर है, तो इसको अनजिप करने के लिए क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, और देखो यहाँ पे बहुत सारा इमेज आ गया है। ठीक है, तो इसमें से जो भी इमेज लगाना चाहते हो लगा सकते हो। ठीक है, तो जिस इमेज को लगाना होगा, जैसे यहाँ पे अगर इसको लगाना होगा तो इसको कॉपी करना, अगर इसको लगाना हो तो इसको कॉपी करना। तो हमको लगाना है किसको, इस वाले को लगाना है, तो इसको यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद अपने हम कोड में चलते हैं और उस फोल्डर के अंदर हम यहाँ पेस्ट कर लेंगे। मतलब वीडियो 9 फोल्डर के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे और यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक करेंगे, और इस फाइल का जो भी नाम है उस फाइल का नाम यहाँ पे देंगे सिंपल। तो फाइल का नाम क्या है, फैब आइकन .ico। ठीक है, सेव करने के बाद
हम अपने ब्राउजर में जाएंगे और जाएंगे, देखो यहाँ पे फैब आइकन आ गया, समझ में आ गया। अपने वेबसाइट में फैब आइकन ऐड करना है जो अदर वेबसाइट में जैसे दिखाई दे रहा है इस तरह का, तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, हम अपने कोड में आएंगे और हेड टैग के अंदर एक जो टैग होता है लिंक टैग, उसके अंदर लिखेंगे रिलेशन इक्वल आइकन href इक्वल करके डबल कोट के अंदर हम अपने उस फाइल का नाम देंगे जिस फाइल को यहाँ पे दिखाना होता है, ठीक है। अगर इसमें से कोई दूसरा इमेज यूज करना चाहते हो, जैसे कि हम चाहते हैं ये वाला इमेज यूज करना, तो इसको क्या करेंगे, कॉपी करेंगे यहाँ से। कॉपी करने के बाद हम अपने कोड में आएंगे, हम इस फोल्डर के ऊपर क्लिक करेंगे वीडियो 9 के ऊपर और पेस्ट करेंगे। इस पेस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और ये जो नाम है हमको, तो यहाँ पे आएंगे हम अपने फाइल में और यहाँ पे क्या लिखा है, फैब आइकन हाइफन 30x दबाएंगे और 32, यही है फाइल का नाम। और यहाँ पे ICO नहीं, यहाँ पे लिखेंगे हम PNG। अब इसको सेव करने के बाद हम अपने ब्राउजर में चलेंगे तो देखो यहाँ पे आइकन दिखाई दे रहा है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो भी ये इमेज है, इस इमेज में से कोई भी इमेज यूज करके तुम लोग आइकन वहां पे लगा सकते हो, ठीक है। अगला टॉपिक है हेड एलिमेंट, ठीक है। हेड एलिमेंट क्या होता है, हेड एलिमेंट के अंदर अपने वेब पेज का जो मेटा इन्फॉर्मेशन होता है उसको लिखते हैं, ठीक है। इसी के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा और। जैसे यहाँ पे लिखा गया है द हेड एलिमेंट इज कंटेनर फॉर द फॉलोइंग एलिमेंट्स, यानी जो नीचे दिए गए एलिमेंट्स है उसके लिए एक कंटेनर होता है, ठीक है। मतलब जो टाइटल है, स्टाइल है, मेटा है, लिंक है, स्क्रिप्ट है और बेस है, इन सभी टैग्स को HTML एलिमेंट के अंदर लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे टाइटल पढ़ चुके हो, यहाँ पे लिंक भी पढ़ चुके हैं, तो इन दोनों को हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, हेड के अंदर। हेड यहाँ पे ओपन हुआ और हेड यहाँ पे क्लोज हुआ है, इसके अंदर हम लोग इन दोनों को लिखते हैं, टाइटल को भी और लिंक को भी। उसी तरह से और भी जो यहाँ पे टैग लिखा गया है, स्टाइल, मेटा, स्क्रिप्ट और बेस, इन सबको भी हम लोग हेड एलिमेंट के अंदर ही लिखते हैं, ठीक है। तभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेस एलिमेंट को, ठीक है। यहाँ देखो यहाँ पे क्या लिखा है, द बेस एलिमेंट स्पेसिफाई द बेस यूआरएल फॉर ऑल रिलेटिव यूआरएल्स इन ए पेज। पेज में जितना भी रिलेटिव यूआरएल्स होता है उनके लिए बेस यूआरएल अगर डिफाइन करना होगा तो हम लोग बेस एलिमेंट का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि हमारा ये वेब पेज है, इस वेब पेज में बहुत सारा लिंक है, ठीक है। अगर उस लिंक के लिए अगर हमको बेस यूआरएल डिफाइन करना होगा तो हम क्या करेंगे, बेस एलिमेंट का यूज करेंगे। तो अपने कोड में आते हैं और यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल में दिया गया लाइन इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेंगे। अगर नहीं पेस्ट करना चाहते हो तो इसको लिख सकते हो, तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। लिखेंगे हम यहाँ पे बेस और यहाँ पे लिखेंगे जो अपना लिंक है, जो बेस यूआरएल है, तो बेस यूआरएल हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, कॉपी, और यहाँ पे हम आकर इसको पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। देखो https://www.w3schools.com, ठीक है। ये तुम्हारा इस पेज के लिए बेस यूआरएल हो गया, ठीक है। एक दूसरा यहाँ पे एट्रीब्यूट है टारगेट। टारगेट यहाँ पे लिखते हैं अंडरस्कोर ब्लैंक। देखो इन दोनों में से ये भी आपका एट्रीब्यूट है, ये भी एट्रीब्यूट है। इन दोनों एट्रीब्यूट में से इसको लिखना कंपलसरी नहीं है, इस एट्रीब्यूट को लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते हो, लेकिन जो ये तुम्हारा एट्रीब्यूट है इसको लिखना कंपलसरी है, ठीक है। तो अगला हम एक लिंक बनाते हैं जो कि हमारे एग्जाम्पल में दिया गया, ये दोनों, इन दोनों को हम यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम यहाँ से पेस्ट कर लेंगे, ठीक है। पेस्ट करने के बाद इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, ओपन विथ लाइव सर्वर। अगर ये एक बार में ओपन नहीं होगा तो फिर दोबारा हम राइट क्लिक करेंगे, ओपन विथ लाइव सर्वर पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा इमेज आ गया और यहाँ पे इसको हम क्लिक करेंगे तो क्या होगा देखो,
जैसे हम इस पे क्लिक किए वैसे क्या हुआ है, इसके पहले यहाँ पे ये सब आ गया है जो तुम्हारा बेस यूआरएल में था, यानी कि जो हम लिंक यहाँ पे दिए थे, जो यूआरएल यहाँ पे दिए थे, वह यूआरएल इस यूआरएल के जस्ट पहले आ गया है। जैसे यहाँ पे देखो एग्जांपल में, यहाँ पे स्टिप तो लिखे थे ना हम लोग बेस यूआरएल में, और वही आपका ये लिंक में दिया गया था। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ गया। कहने का मतलब ये है कि हमारे वेब पेज में इस तरह का बहुत सारा यूआरएल देंगे हम लोग, बहुत सारा। तो अगर इन सब यूआरएल का एक बेस यूआरएल देना होगा तो हम लोग बेस एलिमेंट का यूज करेंगे और ऐसे हम लोग डिफाइन करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। एक बार फिर दोबारा समझा देते हैं। हमारे वेब पेज में बहुत सारे यूआरएल्स, जैसे इस तरह का यूआरएल्स बहुत सारे यूज किया जाता है। ठीक है ना। अगर उस यूआरएल का एक बेस यूआरएल, इनके शुरुआती जो जो कॉमन पार्ट होगा, और उस कॉमन पार्ट को अगर सेपरेट रखना चाहते हो तो उसके लिए हम लोग बेस एलिमेंट का यूज करते हैं। ठीक है, बेस एलिमेंट में एक एट्रीब्यूट आता है href इक्वल करके डबल कोट के अंदर इसको लिखते हैं अपने बेस यूआरएल को। ये तुम्हारा टारगेट एट्रीब्यूट है, ये तुम्हारा ऑप्शनल है, इसको लिखो या नॉन लिखो। ठीक है, इक्वल करके यहाँ पे डबल कोट के अंदर अंडर इसको ब्लैंक लिखते हैं। समझ में आ गया। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया हो तो कमेंट करना, हम दोबारा समझा देंगे इसको अलग से वीडियो बना करके। यहाँ से जो बेस यूआरएल उसको हम हटा देते हैं, यहाँ से जो भी ये भी है इसको भी हम लोग हटा देंगे। ठीक है, अगला एलिमेंट क्या है, मेटा एलिमेंट। तो क्या लिखा गया है, द मेटा एलिमेंट इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द कैरेक्टर सेट, पेज डिफिनीशन, कीवर्ड्स, ऑथर ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड व्यू पोर्ट सेटिंग। मतलब मेटा एलिमेंट, अगर हमको अपने वेब पेज में कैरेक्टर सेट को डिफाइन करना होगा, पेज डिस्क्रिप्शन को डिफाइन करना होगा, चाहे कीवर्ड्स को, चाहे डॉक्यूमेंट्स के ऑथर को, चाहे व्यू पोर्ट को डिफाइन करना होगा, तो हम लोग मेटा एलिमेंट का यूज करते हैं। जैसे पहला यहाँ दिया गया, अगर कैरेक्टर सेट को डिफाइन करना होगा हमको तो कैसे करेंगे, हम मेटा टैग लेंगे और उसके बाद यहाँ पे कैर सेट इक्वल डबल कोट के अंदर UTF-8 का यूज करेंगे। तो चलते हैं यहाँ पे, देखो लिखे हैं मेटा टैग कैर सेट इक्वल डबल कोट के अंदर UTF-8 लिखा गया है। देखो जो कैर सेट की ये जो वैल्यू है, सिर्फ एक ही नहीं होता है, बहुत सारा होता है। इसको सर्च करके दिखा रहे हैं हम आप लोग को। हम यहाँ पे आएंगे, सर्च करेंगे लिस्ट ऑफ कैर सेट इन HTML। ठीक है, इंटर करेंगे यहाँ से। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जितना भी दिया गया है ये सब तुम्हारा कैर सेट का वैल्यू है। इनमें से कोई भी यूज कर सकते हो, लेकिन अधिकतर इस समय सबसे ज्यादा UTF-8 का यूज किया जा रहा है। तो हम लोग जब भी अपना वेब पेज बनाएंगे तो वेब पेज बनाते समय हमेशा कैर सेट UTF-8 को ही रखेंगे, कोई दूसरा करेक्टर सेट नहीं रखेंगे। समझ में आ गया। अगला हम देखते हैं क्या है, अगला हम क्या है, डिफाइंस कीवर्ड फॉर सर्च इंजन। सर्च इंजन के लिए अगर कीवर्ड्स डिफाइन करना होगा तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे मेटा टैग लेंगे, नेम इक्वल लिखेंगे कीवर्ड्स, क्योंकि हम लोग कीवर्ड डिफाइन कर रहे हैं, कंटेंट इक्वल डबल कोट के अंदर HTML CSS जावास्क्रिप्ट। देखो क्या होता है, कीवर्ड तो मतलब सेम रहेगा सब में, यहाँ पे कंटेंट में बदल जाएगा। कंटेंट में हम बस वही लिखेंगे जो हमारे वेब पेज का जो मेन हेडिंग होगा। जैसे मान लेते हैं ये हमारा वेब पेज है, इस वेब पेज में जो मेन मेन हेडिंग होगा उस उसको सिर्फ हम कीवर्ड्स में डालेंगे। जैसे कि यहाँ पे हम लिख के दिखा रहे हैं मेटा, नेम लिखेंगे, नेम में क्या, कीवर्ड्स। ठीक है, उसके बाद कंटेंट लिखेंगे, कंटेंट में जो हमारे इस वेब पेज का मेन हेडिंग होगा। तो यहाँ पे मेन हेडिंग का है नहीं कोई, पहले हम मेन हेडिंग बना लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे चलेंगे और ये लिखेंगे H1, इंडिया, और यहाँ पे आने के बाद पैराग्राफ लेंगे, लॉरम, ये आ गया। ठीक है, उसका दूसरा हम हेडिंग लिखते हैं चाइना, पैराग्राफ। ठीक है, अभी जो हमारे वेब पेज में दो मेन हेडिंग है, कौन कौन सा, इंडिया और चाइना। तो उसी इसी हेडिंग को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, इस जगह पे इंडिया फिर कॉमा करके चाइना।
ठीक है। अगर और भी हमारे वेब पेज में जो मेन मेन हेडिंग होता तो हम क्या करते हैं, कॉमा करके ऐसे लिखते जाते हैं, जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है HTML CSS जावास्क्रिप्ट। ठीक है। अगर हमारे वेब पेज में जो मेन हेडिंग होता है वो HTML होता है, CSS होता है, जावास्क्रिप्ट होता, तो हम लोग यहाँ पे भी HTML CSS जावास्क्रिप्ट लिखते हैं। लेकिन हमारे जो ये वेब पेज है, इस वेब पेज में जो मेन हेडिंग है वो इंडिया है और चाइना है। इसकी वजह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंटेंट में इंडिया और चाइना लिखेंगे। समझ में आ गया कीवर्ड्स का मतलब क्या होता है। अगला देखो, अगला में लिखा गया है डिफाइन ए डिस्क्रिप्शन ऑफ योर वेब पेज। आपके वेब पेज के डिस्क्रिप्शन को हम लोग डिफाइन करना होगा। तो कैसे करेंगे देखो, हम लोग मेटा लिखेंगे, नेम इक्वल डबल कोट के अंदर डिस्क्रिप्शन, ये नाम भी फिक्स रहेगा। ठीक है। कंटेंट इक्वल करके डबल कोट के अंदर फ्री ट्यूटोरियल्स यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, फ्री वेब ट्यूटोरियल्स। इसका मतलब क्या होता है देखो, जैसे कि यहाँ पे लिख के दिखा रहे हैं पहले, मेटा, पहले नेम रहेगा, नेम में रहेगा डिस्क्रिप्शन। ठीक है, उसके बाद रहेगा कंटेंट। और यहाँ पे हम क्या कंटेंट में क्या लिखेंगे, जो हमारे वेब पेज को पूरा पढ़ने के बाद, जैसे कोई बुक होता है ना, बुक को पूरा पढ़ने के बाद एक को अलग से कहानी निकलता है। जैसे कोई अगर हम कोई कहानी पढ़ रहे हैं, उस कहानी को पढ़ने के बाद उसका मोरल होता है। ठीक है, बस एक लाइन पे समझा जाता है कि हाँ, इस पूरे कहानी को पढ़ने के बाद ये चीज निकल के आती है। उसी तरह से हमारा पूरा वेब पेज पढ़ने के बाद उसमें क्या मेन टॉपिक है, ठीक है, कि इस चीज को समझाया गया है, किसके बारे में समझाया गया है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा गया ना चाइना और इंडिया, चाइना इंडिया लिखा गया है, तो इस इंडिया में किस टॉपिक पे समझाया गया क्या चीज, चाइना जो है इसमें क्या लिखा गया है, इसको पूरा हम लोग यहाँ पे डिस्क्राइब करते हैं, पूरा एक लाइन या दो लाइन के अंदर। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि लिख सकते हैं दिस इज प्रैक्टिस ऑफ मेटा इंफॉर्मेशन। ठीक है, क्योंकि हम बस ये लर्निंग के पर्पज से कर रहे हैं, जब इसमें हम प्रोजेक्ट बनाएंगे तब इसको समझाएंगे अच्छे तरीके से। समझ में आ गया। अगला देखो, अगला क्या है, अगला है हमारे पास डिफाइन द ऑथर ऑफ ए पेज। मतलब इस वेब पेज को किसने बनाया है, अगर उसका नाम देना होगा। ये तो कंपलसरी नहीं होता है, लेकिन देना चाहते हो दे सकते हो। यहाँ पे नेम इक्वल ऑथर लिखेंगे, और यहाँ पे कंटेंट में उस प्रोग्रामर का नाम लिखेंगे जो प्रोग्रामर इस वेब पेज को बनाया होगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं वर्ल्ड कंप्यूटर एकेडमी। ठीक है, ये बस इससे क्लियर तो मतलब इस वेब पेज को किसने बनाया है उसका नाम देना होगा। तो मेटा नेम इक्वल ऑथर लिखेंगे, उसके बाद कंटेंट में उस व्यक्ति का नाम लिख देंगे, जो कि हम यहाँ पे वर्ल्ड कंप्यूटर एकेडमी लिखे हैं। ठीक है। अगला टॉपिक क्या है, अगला टॉपिक हमारा रिफ्रेश डॉक्यूमेंट एवरी 30 सेकेंड। हम चाहते हैं कि अगर कोई भी हमारा वेब पेज ओपन कर रहा है तो हम चाहते हैं कि हर 30 सेकेंड में ये रिफ्रेश हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे मेटा नेम, और यहाँ पे लिखेंगे रिफ्रेश, और यहाँ पे कंटेंट में लिखेंगे अपना नंबर कि कितना सेकंड बाद इसको, कितना सेकंड के बाद इसको रिफ्रेश करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 30 लिखते हैं। अगर 40 लिखना चाहते हो तो 40 लिख सकते हो, लेकिन ये सब चीज सेकंड में होता है। यहाँ जो भी नंबर लिखोगे ये सेकंड में होता है। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया। तो हर 30 सेकंड में डॉक्यूमेंट को रिफ्रेश करना है। तो यहाँ क्या लिखना है, सॉरी यहाँ पे HTTP UDP लिखना है। ठीक है, इस वर्ड को लिखेंगे, यहाँ पे नेम नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे HTTP-EQUIP इक्वल डबल कोट के अंदर रेफरेंस लिखेंगे, कंटेंट इक्वल यहाँ पे 30 लिखेंगे। तब क्या होगा, ये हर 30 सेकंड के बाद अपने आप रिफ्रेश हो जाएगा। समझ में आया। उम्मीद है आप लोग को ये सब समझ में आएगा। देखो, इससे क्या होगा, हम अपने वेब पेज के करेक्टर सेट को डिफाइन करते हैं, जो कि बाय डिफॉल्ट UTF-8 होता है। ठीक है, अगर दूसरा यूज करना चाहते हो तो बहुत सारा होता है। तो यहाँ पे इंटरनेट पे जाओगे, सर्च कर सकते हो, यहाँ सर्च कर सकते हो लिस्ट ऑफ कैर सेट इन HTML। ठीक है,
जो यहाँ पे आ जाएगा बहुत सारा, इसमें से कोई भी यूज कर सकते हो, लेकिन इस समय जो मॉडर्न में बस UTF-8 यूज किया जा रहा है, इसको चेंज करना नहीं है। देखो दूसरा क्या है इसमें, कीवर्ड्स। कीवर्ड्स में क्या होता है कि हमारे वेब पेज में जो मेन मेन हेडिंग होता है, उस हेडिंग को हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। डिस्क्रिप्शन में क्या होता है कि हमारे वेब पेज को पूरा पढ़ने के बाद क्या मोरल निकलता है, मतलब उसको एक लाइन में डिस्क्राइब करना है। हमारे इस पूरे वेब पेज में कौन कौन सा चीज है, उसको एक दो लाइन में यहाँ पे अगर डिस्क्राइब करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, मेटा लिखेंगे, नेम इक्वल डबल कोट के अंदर डिस्क्रिप्शन, कंटेंट इक्वल डबल कोट के अंदर यहाँ पे उस वैल्यू को लिख देंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि हमारे वेब पेज को किसने बनाया है, तो उसको अगर देना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, मेटा नेम इक्वल ऑथर लिखेंगे, कंटेंट इक्वल डबल कोट के अंदर वर्ल्ड कंप्यूटर एकेडमी लिखेंगे। समझ आया? मान लेते हैं कि अगर इसको वर्ल्ड कंप्यूटर एकेडमी ने नहीं किसी और ने बनाया था, जैसे कि इसको लिख सकते हैं जॉन, जॉन ने बनाया था बस। नहीं तो कुछ और लिख सकते हैं, जैसे कि लिख सकते हैं मनीष, चाहे कुछ और वर्ड, जैसे कि लिख सकते हैं इसको नॉलेज। ठीक है, मतलब जो भी लिखना चाहते हो लिख सकते हो, लेकिन बस उसी का नाम लिखना जो इस वेब पेज को क्रिएट किया है। तो हम अपने चैनल का नाम लिखेंगे वर्ल्ड कंप्यूटर एकेडमी। ठीक है, और यहाँ पे इसको क्यों लिखे हैं, अगर आप अपने वेब पेज को चाहते हैं कि हर 30 सेकंड में रिफ्रेश हो जाए, उस कंडीशन में हम लोग इसको यूज करेंगे। तो क्या यूज करेंगे, मेटा लिखेंगे, HTTP EQ UIV इक्वल डबल कोट के अंदर रिफ्रेश लिखेंगे, कंटेंट इक्वल डबल कोट के अंदर 30 लिखेंगे। इससे क्या होगा, ये हर 30 सेकंड के बाद ऑटोमेटिक ये रिफ्रेश होता जाएगा। अगला इसमें क्या है, सेटिंग द व्यू पोर्ट टू मेक योर वेबसाइट लुक गुड ऑन ऑल डिवाइसेस। मतलब हम चाहते हैं कि हमारा जो वेबसाइट है वो सभी वेबसाइट पे अच्छे तरीके से दिखाई दे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस लाइन को ऐड करना पड़ता है। ठीक है, तो कैसे ऐड करेंगे, देखो क्या लिखा है, मेटा टैग लेंगे, उसका नेम इक्वल डबल कोट के अंदर व्यू पोर्ट, कंटेंट इक्वल डबल कोट के अंदर विड्थ इक्वल डिवाइस हाइफन विड्थ लिखेंगे, उसके बाद से इनिशियल हाइफन स्केल इक्वल 1.0 लिखेंगे। ठीक है, तो पहले इसको लिख लेते हैं, तब समझते हैं कि कौन सा क्यों लिखा गया। पहले लिखो मेटा, यहाँ पे नेम, नेम में व्यू पोर्ट, यहाँ पे डब्ल्यू छोड़ गया, व्यू पोर्ट लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे कंटेंट, कंटेंट में क्या लिखेंगे, विड्थ सबसे पहले इक्वल डिवाइस विड्थ, कॉमा करके यहाँ पे लिखेंगे इनिशियल स्केल इक्वल करके 1.0, इतना लिखना पड़ता है। ठीक है, तब ये क्या होगा, इस लाइन को लिखने से क्या होगा, जो भी हमारा वेब पेज है वो सभी डिवाइस में अच्छे तरीके से दिखाई देगा। इसके बारे में आप लोग को हम पढ़ा दिए हैं। ठीक है, कौन सा लाइन क्यों लिखा गया है उसके बारे में हम समझा रहे हैं। देखो विड्थ इक्वल डिवाइस हाइफन विड्थ लिखा गया है, इसका मतलब ये होता है कि अगर हमारा वेबसाइट किसी छोटे डिवाइस में ओपन होगा, चाहे हमारा वेबसाइट किसी बड़े डिवाइस में ओपन होगा, तो जिस डिवाइस में हमारा वेबसाइट ओपन हो रहा है उस डिवाइस के स्क्रीन के जो भी स्क्रीन का विड्थ होगा उसके अकॉर्डिंग पेज की विड्थ को भी सेट कर लिया जाएगा। ठीक है, और इसको लिखेंगे इनिशियल स्केल इक्वल 1.0। इसको लिखने से क्या होगा, ब्राउजर जब भी हमारे वेब पेज को लोड करेगा तो उसका जो शुरुआती जूम लेवल होगा वो 100% होगा। इसको लिखने से ये फायदा होता है। तो एक बार अपने कोडिंग में चलते हैं और एक बार इसको राइट क्लिक करके ओपन विथ ड्राइव सर्वर पे क्लिक करेंगे तो ऐसे ओपन हो जाएगा। ठीक है, फिर हम यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट में जाएंगे, इंस्पेक्ट में जाने के बाद जो कर्सर देखो, कर्सर हमारा यहाँ पे है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने से ये होगा कि हमारा वेबसाइट अलग अलग स्क्रीन साइज में ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे हम जाएंगे, देखो अगर आईफोन SE में ओपन करना होगा तो इस पर क्लिक करेंगे, आईफोन XR में देखना होगा कि हमारा वेबसाइट इसमें कैसे दिखेगा, उस पर क्लिक करेंगे।
मतलब जिस डिवाइस में देखना है कि हमारा वेबसाइट किस तरह से दिखेगा, उस डिवाइस पे हम क्लिक करके देख लेंगे। ठीक है ना। देखो अगर ये अभी तो नॉर्मल दिख रहा है, सब अच्छे तरीके से दिख रहा है, किसी भी डिवाइस में देखोगे, किसी भी डिवाइस में तो अच्छे तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन जो हम लाइन यहाँ पे ऐड किए हैं अपनी कोड में, ये लाइन, और इसको हम कमेंट कर दे रहे हैं। ठीक है, कमेंट करने के बाद फिर दोबारा हम अपने ब्राउजर में चलते हैं, फिर दोबारा अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तब देखो, अगर हम इसी वेबसाइट को छोटे स्क्रीन में ओपन करेंगे, देखो कितना छोटा छोटा दिखाई दे रहा है। ये अच्छे से दिखाई नहीं देता है। ये अच्छे से कब दिखाई देगा, जब हम अपने कोड में ये वाला लाइन ऐड करेंगे। ठीक है, इस पूरी में से सबसे अधिक जो इम्पोर्टेंट है, दो लाइन है। एक ये लाइन इम्पोर्टेंट है, दूसरा ये लाइन इम्पोर्टेंट है। समझ में आया। ये लाइन क्या बताएगा कि हमारे वेब पेज में जो कैर सेट है वो यूटीएफ 8 यूज किया जा रहा है। और इस लाइन से क्या पता चलेगा, इस लाइन से पता चलेगा कि जो हमारा वेबसाइट है किसी भी स्क्रीन साइज में ओपन होगा तो उस स्क्रीन साइज के विड्थ के अकॉर्डिंग हमारा वेबसाइट का पेज ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। और इसको लिखने से क्या होगा, जब भी ब्राउज़र हमारे वेब पेज को लोड करेगा तो जो शुरुआती ज़ूम लेवल होगा वो 100% रहेगा। समझ में आ गया। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आज के इस वीडियो में इतना रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।